एपिसोड 20। हवेली में अब भी पिछले हमले की गूंज बाकी थी। गोलियों के निशान दीवारों पर मौजूद थे, टूटी खिड़कियां, बिखरी हुई मिट्टी और गार्ड्स की थकी हुई चाल। सब इस बात का सबूत थे कि कल रात कितनी भयंकर मुठभेड़ हुई थी। देव अपने स्टडी रूम में बैठा था। मेज पर नक्शे, हथियार और फाइलें बिखरी हुई थीं। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, मगर आंखें अब भी उतनी ही तेज थीं। रणवीर सामने खड़ा रिपोर्ट दे रहा था। सर, हमारे लोग कह रहे हैं कि ये हमला लोकल गैंग का नहीं था। हथियार और उनकी चाल ढाल दोनों किसी ट्रेनिंग से गुजरे लोगों की लग रही थी। साफ है पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है। देव ने नक्शे पर उंगली घुमाई। मैं जानता हूं रणवीर, और उस बड़े खेल का मास्टरमाइंड जल्दी हमारे सामने होगा। लेकिन सवाल ये है कि वो हमें तोड़ना चाहता है या सिर्फ मुझे? रणवीर हिचका। सर, मेरा मानना है उसका निशाना सिर्फ आप नहीं है, मैडम भी। देव की आंखों में ठंडी आग जल उठी। दूसरी तरफ अनाया अपने कमरे की बैल्कनी पर खड़ी थी। सामने फैला हुआ बाग, पेड़ों की सरसराहट, दूर दूर तक फैला सन्नाटा, सब उसे डरा रहे थे। कल रात उसने पहली बार अपनी आंखों से मौत को इतने करीब देखा था। वो सोच रही थी, क्या उसकी जिंदगी अब हमेशा ऐसे ही खतरे में रहेगी? क्या वो सच में इस सबके लायक है? उसके हाथ अब भी कांप रहे थे, मगर मन में एक अजीब सी शक्ति भी थी। जब उसने कर उस हमलावर को ट्रे से मारा था, तो उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो सिर्फ डरने के लिए नहीं बनी, वो लड़ सकती है। देव की बातें उसके कानों में गूंज रही थी। जब तक मैं हूं, कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई, मगर अगले ही पल चिंता ने उसे घेर लिया। अगर देव को कुछ हो गया तो? सुबह होते ही अनाया ने हिम्मत जुटाई और स्टडी रूम का दरवाज़ा खोला। देव वहां अब भी बैठा था। उसकी शर्ट के कॉलर पर हल्का सा खून का निशान था, जो शायद कल रात का था। देव, अनाया ने धीमे स्वर में कहा। देव ने सिर उठाया। उसकी आंखें थकी हुई थीं, मगर जैसे ही उसने अनाया को देखा, उनमें नरमी आ गई। तुम जाग गई? अनाया ने पास आकर उसकी शर्ट की ओर इशारा किया। ये खून का निशान? तुम घायल हुए थे? देव ने बात टालने की कोशिश की। कुछ नहीं, बस खरोंच है। अनाया ने उसके हाथ पकड़ लिए। मत छुपाओ, कल रात मैंने देखा था तुम कितनी बार गोलियों के बीच फंसे। तुम हमेशा खुद को मेरी ढाल बना देते हो, लेकिन देव, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे? उसकी आंखें भर आईं। देव ने धीरे से उसकी ठुड्डी उठाई और उसकी आंखों में झांक कर कहा, अनाया, मेरी जिंदगी का मतलब ही तुम हो। अगर मैं तुम्हें सुरक्षित नहीं रख पाया तो जीकर भी क्या करूंगा? अनाया कांप गई। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। देव ने उन्हें अपने अंगूठे से पोंछ दिया। उसी वक्त रणवीर अंदर आया। उसने दोनों को देखा, मगर कुछ बोला नहीं, बस सीधा फाइल देव के सामने रख दी। सर, हमें उन हथियारों पर एक खास सीरियल नंबर मिला है। वो एक इंटरनेशनल सप्लायर का है, और ये बिना बड़े कनेक्शन के इंडिया तक नहीं पहुंच सकता। देव ने फाइल खोली और गहरी नज़र से पढ़ने लगा। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। इसका मतलब है, कोई बहुत ताकतवर इंसान खेल रहा है, जो सिर्फ बाहर से हथियार नहीं ला सकता बल्कि अंदर से भी सपोर्ट पा रहा है। अनाया ने उलझकर पूछा, मगर कौन हो सकता है? देव ने होंठ दबाए और कहा, यही पता लगाना होगा, और इस बार मैं सिर्फ बचाव नहीं करूंगा, हमला करूंगा। देव और रणवीर रणनीति में जुट गए, मगर अनाया चुपचाप सब देख रही थी। उसे एहसास हो रहा था कि अब खेल और खतरनाक होगा। उसने मन ही मन ठान लिया कि अब वो सिर्फ एक डरने वाली लड़की नहीं रहेगी। अगर देव उसके लिए लड़ सकता है, तो वो भी देव के लिए लड़ने का साहस रखेगी। उसने उसी शाम को रणवीर को रोका। रणवीर भैया, मुझे भी सिखाइए, कैसे हथियार पकड़ते हैं, कैसे अपनी रक्षा करते हैं। रणवीर चौंक गया। मैडम, ये सब आपके लिए नहीं है। आप यहाँ सुरक्षित रहिए, बाकी सब सर संभाल लेंगे। अनाया ने दृढ़ स्वर में कहा। नहीं रणवीर, कल रात अगर मैं डरकर भाग जाती तो वो हमलावर मुझे मार देता, लेकिन मैंने हिम्मत की और इसलिए आज जिंदा हूं। मैं देव पर बोझ नहीं बनना चाहती, मैं उसकी ताकत बनना चाहती हूं। रणवीर ने कुछ पल सोचा, फिर मुस्कुराया। आप बिल्कुल सर जैसी बातें कर रही हैं। ठीक है, कल से ट्रेनिंग शुरू होगी। रात को जब हवेली में शांति छा गई, देव और अनाया बैल्कनी पर खड़े थे। ठंडी हवा बह रही थी, लेकिन उनके दिलों में गर्माहट थी। देव ने धीरे से कहा, तुम्हें डर नहीं लगता? अनाया ने उसकी ओर देखा। डरता तो हर कोई है, फर्क इतना है कि कोई डरकर भाग जाता है और कोई डर का सामना करता है। मैंने चुन लिया है, मैं भागूंगी नहीं।
देव ने उसकी ओर देखा और पहली बार उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। तुम सच में मेरी सबसे बड़ी ताकत हो अनाया। उनकी नजरें मिली और पल भर के लिए समय ठहर गया। दिलों की धड़कनों की आवाज मानो हवा में घुल गई। उसी समय हवेली के बाहर एक काली गाड़ी रुकी। अंदर बैठा कोई शख्स फोन पर बोला, वार सफल नहीं हुआ, लेकिन चिंता मत करो, जल्दी वो दोनों मेरे शिकंजे में होंगे और इस बार बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। उसके होठों पर खतरनाक मुस्कान फैल गई। महल के उस प्राचीन हिस्से में जहां रोशनी बहुत मुश्किल से पहुंच पाती थी, वातावरण अब भी बोझिल और रहस्यमय था। हवा में नमी और दीवारों से टपकते पानी की बूंदों की हल्की आवाज़ माहौल को और भी सिहरन भरा बना रही थी। दीवारों पर लगी पुरानी पेंटिंग्स पर जमी धूल और मकड़ी के जाले इस बात का संकेत दे रहे थे कि यहाँ वर्षों से कोई आया नहीं था। आरव, मीरा और बाकी टीम अब धीरे धीरे उस गुप्त मार्ग में अंदर बढ़ रहे थे। आरव के हाथ में टॉर्च थी, जबकि मीरा के हाथ में डायरी, जिसमें अब तक मिले सारे सुराग दर्ज थे। मीरा ने धीमी आवाज में कहा, आरव, मुझे लगता है कि हम किसी बहुत बड़े रहस्य के करीब पहुंच रहे हैं। ये रास्ता शायद हमें उस सच्चाई तक ले जाए जिसका जिक्र डायरी में बार बार आता रहा है। आरव ने उसके शब्दों पर सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखें बेहद सतर्क थीं। वो जानता था कि जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे हैं, खतरे भी बढ़ते जा रहे हैं। कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद अचानक ही एक तेज गूंज पूरे रास्ते में फैल गई, जैसे किसी ने भारी दरवाज़ा जोर से बंद किया हो। सब चौंक कर रुक गए। रिया ने कांपती आवाज में कहा, ये आवाज कहाँ से आई? आरव ने सबको शांत रहने का इशारा किया और ध्यान से चारों ओर देखने लगा। टॉर्च की रोशनी एक एक करके दीवारों पर फिसली और तभी उन्हें दीवार पर बनी एक अजीब सी आकृति दिखी, किसी रहस्यमय चिन्ह की तरह। मीरा ने डायरी पलटते हुए कहा, ये वही निशान है, ये संरक्षक चिन्ह कहलाता है। डायरी में लिखा है कि ये चिन्ह वहां बनते हैं जहां कोई गुप्त द्वार छिपा होता है। आरव ने बिना समय गवाए उस चिन्ह पर हाथ रखा और दबाया। अचानक दीवार में कंपन सा हुआ और भारी पत्थरों से बनी दीवार धीरे धीरे खिसकने लगी। सबकी सांसें थम गईं। धीरे धीरे उनके सामने एक नया कमरा खुला। कमरा बड़ा था, लेकिन उसमें चारों ओर अंधेरा फैला हुआ था। जैसे ही आरव ने टॉर्च की रोशनी डाली, सबके होश उड़ गए। कमरे के बीचों बीच एक प्राचीन लकड़ी का संदूक रखा हुआ था। उस पर जंग लगी बड़ी सी ताला लगी थी। दीवारों पर चारों ओर पुराने युग के हथियार और चित्रकारी उकेली हुई थी। मीरा फुसफुसाई, ये वही संदूक है, डायरी में इसका जिक्र था। कहा गया था कि इसमें सच्चाई की चाबी छिपी है। रिया ने डरते हुए कहा, लेकिन ये इतना आसान कैसे हो सकता है? हो सकता है इसमें कोई जाल बिछा हो। आरव ने गंभीर स्वर में कहा, बिल्कुल, यही सोचकर हमें सावधान रहना होगा। उसने धीरे से अपने बैग से दस्ताने और औजार निकाले और ताले को देखने लगा। ताला बेहद पुराना था, लेकिन चतुराई से बना हुआ था। आरव ने लगभग 5 मिनट तक ध्यान से उसकी जांच की और अंततः उसे खोला। ताला खुलते ही कमरे में अचानक एक तेज हवा का झोंका चला। टॉर्च की रोशनी कांपने लगी। संदूक के अंदर जो रखा था, उसे देखकर सबकी आंखें फैल गईं। संदूक में सोने चांदी के आभूषण या कोई कीमती चीज नहीं थी, बल्कि उसमें एक बेहद पुरानी पांडुलिपि रखी हुई थी। पांडुलिपि पर चांदी की परत चढ़ी हुई थी और उस पर अजीब तरह के अक्षर खुदे हुए थे। मीरा ने कांपते हाथों से पांडुलिपि उठाई और धीरे धीरे खोलने लगी। पन्ने पीले पड़ चुके थे, लेकिन अक्षर साफ साफ दिख रहे थे। उसमें लिखा था कि जो इस पांडुलिपि तक पहुंचेगा वही उत्तराधिकारी कहलाएगा, लेकिन उसे सच जानने की कीमत चुकानी होगी, अपने अतीत की कुर्बानी देकर। सब चौंक गए। रिया ने घबराकर कहा, इसका मतलब क्या है? किसकी कुर्बानी, किस अतीत की? मीरा की आंखें पन्नों पर टिकी थीं। उसने धीरे से कहा, इसमें लिखा है कि जो भी इस रहस्य को खोलेगा, उसके जीवन का एक बड़ा राज उजागर होगा और वही उसे उसकी सच्चाई तक ले जाएगा। आरव के माथे पर पसीना आ गया। उसने पांडुलिपि के अगले हिस्से की ओर इशारा किया। उसमें एक नाम खुदा हुआ था, आरव शिखावत। कमरे में सन्नाटा छा गया। रिया ने हक्का-बक्का होकर कहा, आरव, तुम्हारा नाम यहाँ कैसे? आरव की सांसें भारी हो गईं। उसे याद आया कि उसके परिवार से जुड़ा एक पुराना राज हमेशा से उसके दिमाग में उलझा रहा था। उसके दादा अक्सर किसी गुप्त सौदे, किसी खोए हुए समझौते की बातें करते थे, लेकिन कभी खुलकर कुछ नहीं कहा।
मीरा ने उसकी ओर देखते हुए धीमे स्वर में कहा, आरव, ये सब तुम्हारे अतीत से जुड़ा है। शायद यही वो सच है जिसे छुपाया गया था। अचानक दीवारों से अजीब सी खड़खड़ाहट की आवाज आने लगी, जैसे किसी ने बाहर से द्वार बंद कर दिया हो। टॉर्च की रोशनी हिलने लगी। आरव तुरंत चौकन्ना हो गया। कोई हमें यहाँ फंसाना चाहता है, हमें तुरंत बाहर निकलना होगा। सबने तुरंत पांडुलिपि और बाकी चीजें संभाली और दरवाजे की ओर दौड़े, लेकिन दरवाजा अब अंदर से बंद हो चुका था। रिया चिल्लाई, हम यहाँ कैसे फंस गए? आरव ने दीवारों पर बनी आकृतियों को गौर से देखा। उनमें से एक आकृति थोड़ी अलग थी। उसके हाथ में एक चाबी बनी हुई थी। मीरा ने कहा, शायद यही दरवाज़ा खोलने का रास्ता है। आरव ने तुरंत आकृति को दबाया और तभी एक जोरदार आवाज के साथ दरवाज़ा खुल गया। सब बाहर की ओर भागे। जैसे ही वे कमरे से बाहर निकले, उन्होंने देखा कि वही रहस्यमय नकाबपोश व्यक्ति उनका इंतजार कर रहा था। उसके हाथ में तलवार जैसी चमकती हुई चीज थी। उसने ठंडी आवाज में कहा, बहुत अच्छा, आखिरकार तुम पांडुलिपि तक पहुंच ही गए। लेकिन क्या तुम जानते हो कि इसका असली मतलब क्या है आरव? आरव ने दृढ़ता से कहा, जो भी हो, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। नकाबपोश मुस्कुराया, सच हमेशा दर्द देता है, और तुम्हारा सच तुम्हें तोड़ कर रख देगा। महल के उस हिस्से में जहां हवा भी रहस्यों से भारी लग रही थी, सबके सामने खड़ा नकाबपोश अपनी ठंडी मुस्कान के साथ जैसे उनके मनोबल को तोड़ देना चाहता था। उसकी आवाज में एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे उसे पता हो कि वो आगे क्या होने वाला है। आरव ने अपनी पकड़ मजबूत की। उसकी आंखें उस नकाबपोश पर गड़ी थी। मीरा और रिया उसके पीछे खड़ी थीं, लेकिन उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। पांडुलिपि अब आरव के हाथ में थी, और वही इस पूरे रहस्य की सबसे बड़ी कुंजी थी। नकाबपोश ने तलवार से चमकती हुई वस्तु हवा में घुमाई और धीमे स्वर में बोला, आरव शेखावत, तुम सच को छू चुके हो, लेकिन याद रखो, सच हमेशा जीत नहीं दिलाता। कई बार ये सिर्फ विनाश लाता है। क्या तुम तैयार हो उस विनाश का सामना करने के लिए? आरव ने गहरी सांस ली। अगर सच मेरे अतीत से जुड़ा है, तो मैं पीछे नहीं हट सकता, चाहे उसमें कितना भी दर्द क्यों ना छिपा हो। मीरा ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हम तुम्हारे साथ हैं। जो भी होगा, हम सब मिलकर सामना करेंगे। नकाबपोश ने हंसते हुए कहा, तो फिर तैयार हो जाओ, तुम्हारा अतीत तुम्हारे सामने खुद चलकर आएगा। अचानक दीवारों से अजीब सी गड़गड़ाहट होने लगी। दीवारें जैसे हिल रही थीं और कमरा धीरे धीरे बदलने लगा। वो जगह अब किसी सामान्य कमरे की तरह नहीं लग रही थी, बल्कि किसी प्राचीन मंदिर का आभास दे रही थी। दीवारों पर बने चित्र चमकने लगे और बीचों बीच एक विशाल दर्पण प्रकट हो गया। दर्पण पर अचानक धुंधलापन छाने लगा और फिर उसमें किसी की तस्वीर उभरने लगी। रिया ने घबराकर कहा, ये क्या हो रहा है? मीरा ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, ये दर्पण शायद अतीत दिखाने वाला दर्पण है। पांडुलिपि में लिखा था कि सच किसी दर्पण के जरिए सामने आएगा। दर्पण में एक बुजुर्ग व्यक्ति का चेहरा उभरा। आरव की आंखें चौड़ी हो गईं। दादाजी? हाँ, वो चेहरा उसके दादा का ही था। आरव ने उन्हें बचपन से ही देखा था, लेकिन कभी इतने गंभीर भाव से नहीं। दर्पण में उनकी आवाज गूंजी, आरव, अगर तुम ये देख रहे हो तो इसका मतलब है कि तुमने वो राज खोज लिया है जिसे हमारी पीढ़ियों ने छिपा कर रखा था। आरव की सांसें भारी हो गईं। कौन सा राज दादाजी? क्यों मेरा नाम पांडुलिपि में लिखा है? दर्पण में चेहरा बोला, क्योंकि तुम ही उस विरासत के उत्तराधिकारी हो जिसे बचाने के लिए हमने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। ये विरासत सिर्फ दौलत या ताकत की नहीं है, बल्कि एक कसम की है। ऐसी कसम जो हमें सदियों से बांधे हुए है। मीरा ने तुरंत डायरी पलटते हुए कहा, क्या ये वही कसम है जिसका जिक्र डायरी में था? वचन की विरासत? दर्पण की आवाज गूंजी, हाँ, सदियों पहले हमारे वंश ने एक रहस्यमयी संगठन से समझौता किया था। उस संगठन ने हमें शक्ति और समृद्धि दी, लेकिन बदले में हर पीढ़ी को एक बलिदान देना पड़ा। वही बलिदान हमारी विरासत बन गया। रिया कांप उठी। मतलब हर पीढ़ी को अपनी कोई बड़ी चीज खोनी पड़ती थी? हाँ, आवाज आई, और अब तुम्हारी बारी है आरव, क्योंकि तुमने उस पांडुलिपि को पा लिया है। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा।
उसके सामने दो रास्ते थे, या तो वो इस विरासत को स्वीकार कर अपने परिवार की कसम पूरी करे, या फिर इस सब को ठुकराकर सब कुछ खो दे। उसने धीरे से कहा, अगर मैं इसे ठुकरा दूं तो? नकाबपोश जोर से हंसा। अगर तुमने इसे ठुकराया तो तुम्हारे परिवार पर अब तक की सारी सुरक्षा खत्म हो जाएगी। वो संगठन तुम्ही और तुम्हारे अपनों को कभी चैन से जीने नहीं देगा। मीरा ने तुरंत कहा, नहीं आरफ, तुम अकेले नहीं हो, हमें कोई रास्ता जरूर मिलेगा। हर वचन को निभाना जरूरी नहीं होता, खासकर जब वो वचन अन्याय पर आधारित हो। आरव ने उसकी आंखों में देखा। उसमें विश्वास और साहस दोनों थे, लेकिन उसके अंदर गहरी दुविधा थी। उसी समय नकाबपोश ने धीरे धीरे अपना मुखौटा उतारा। सबकी सांसें थम गईं। वो चेहरा देखकर आरव का दिल जैसे रुक गया। ये तो चाचा। हाँ, नकाबपोश और कोई नहीं बल्कि आरव का सगा चाचा निकला, विक्रम शेखावत। विक्रम ने ठंडी आवाज में कहा, अब तुम समझे, ये सब खेल मैंने ही रचा था, क्योंकि मुझे पता था कि एक दिन तुम इस रहस्य तक जरूर पहुंचोगे, और जब वो दिन आएगा मैं चाहता था कि तुम्हें असली सच्चाई मेरे सामने ही पता चले। रिया ने गुस्से से कहा, तो ये सब तुमने किया? हमें बार बार डराया, फंसाने की कोशिश की, क्यों? विक्रम ने तिरस्कार भरी मुस्कान दी, क्योंकि मैं ही असली उत्तराधिकारी बनना चाहता था, लेकिन पांडुलिपि में लिखा नाम मेरा नहीं तुम्हारा था आरव, और यही मुझे हमेशा खटकता रहा। आरव की आंखों में आंसू आ गए। चाचा, आपने ही मुझे बचपन में सिखाया था कि सच से कभी मत भागना, और आज आप मेरे खिलाफ खड़े हैं। विक्रम ने कठोर स्वर में कहा, क्योंकि सच ने मुझे लायक नहीं माना, लेकिन मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। अगर उत्तराधिकारी कोई बनेगा तो वो मैं ही बनूंगा। मीरा आगे बढ़ी और दृढ़ स्वर में बोली, नहीं, ये विरासत खून और बलिदान पर टिकी है, और अगर आरव इसे स्वीकार करता है तो ये उसका हक है। आप चाहकर भी इसे छीन नहीं सकते। विक्रम ने तलवार उठाई और बोला, तो फिर तय होगा ताकत से। अगर आरव सच में उत्तराधिकारी है तो उसे अपनी ताकत साबित करनी होगी। आरव ने पांडुलिपि को सुरक्षित किया और दृढ़ नजर से अपने चाचा की ओर देखा। ठीक है, अगर यही रास्ता है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। कमरा अब युद्ध भूमि में बदल चुका था। दीवारों पर बनी आकृतियां चमक रही थीं, जैसे इतिहास खुद इस लड़ाई का गवाह बनना चाहता हो। मीरा ने पास आकर आरव का हाथ थामा और फुसफुसाई, तुम अकेले नहीं हो, चाहे हालात कितने भी कठिन हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। अगर तुम्हारा अतीत तुम्हें तोड़ देगा तो मैं तुम्हें फिर से जोड़ दूंगी। आरव की आंखों में दृढ़ता और भी गहरी हो गई। बस मुझे यही ताकत चाहिए मीरा। विक्रम ने तलवार हवा में घुमाई और तेज आवाज में कहा, आओ आरव, देखता हूं तुम्हारे भीतर कितनी हिम्मत है। आरव आगे बढ़ा और उसके कदमों की गूंज उस प्राचीन कमरे की दीवारों से टकराकर जैसे इतिहास को नई कहानी सुनाने के लिए तैयार कर रही थी। कमरा अब एक युद्ध भूमि में बदल चुका था। दीवारों पर जली बुझी मशालों की रोशनी कांप रही थी, जैसे वे भी आने वाले तूफान का अंदाजा लगा रही हों। आरव के हाथों में पांडुलिपि कसकर थमी हुई थी, जबकि उसकी नज़रें विक्रम की तलवार पर थीं। हवा में एक गहरी खामोशी थी, जो किसी भी पल टूटने वाली थी। विक्रम ने तलवार को जोर से घुमाया और बिजली सी गति से आरव की ओर लपका। तलवार की धार ने हवा को चीर दिया। आरव ने तुरंत झुककर उस वार से खुद को बचा लिया। तलवार उसके सिर से कुछ इंच दूर से गुजरती हुई पत्थर की दीवार से टकराई और चिंगारियां उड़ गईं। मीरा और रिया दोनों पीछे हट गईं, लेकिन उनकी आंखें आरव पर टिकी थीं। आरव, सावधान! रिया चीखी। आरव ने अपने हाथों को मजबूती से कस लिया और पांडुलिपि को पास की मेज पर रख दिया। अब ये मेरी ढाल नहीं होगी, अगर मुझे जीतना है तो अपने दम पर। विक्रम हंस पड़ा। यही देखना चाहता था मैं कि तुम में सचमुच हिम्मत है या नहीं। आरव ने कमरे में रखी एक पुरानी तलवार उठाई। वो पुरानी और जंग लगी थी, लेकिन आरव की पकड़ उसे मजबूत बना रही थी। दोनों तलवारें आपस में भिड़ी और एक तेज ठन ठन की आवाज गूंज उठी। पहली भिड़ंत में ही आरव की बाह कांप उठी, क्योंकि विक्रम की ताकत उससे कहीं ज्यादा थी। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, कमजोर हो तुम, अभी भी समय है, पांडुलिपि मुझे सौंप दो। आरव ने दांत भींचकर कहा, नहीं, ये मेरा हक है और मैं इसे किसी भी कीमत पर खोने नहीं दूंगा। दोनों फिर से भिड़ गए। तलवारों की टकराहट की आवाज अब कमरे में गूंज रही थी, जैसे किसी प्राचीन मंदिर में युद्ध हो रहा हो। मीरा ने देखा कि आरव धीरे धीरे थकने लगा था।
उसने हिम्मत जुटाकर कमरे के किनारे रखे पुराने हथियारों की ओर दौड़ लगाई। वहां उसे एक ढाल और एक खंजर मिला। वो तुरंत आरव की ओर बढ़ी और ढाल उसके हाथ में थमा दी। इसे इस्तेमाल करो आरव, तुम्हें सिर्फ बचना नहीं है, तुम्हें जीतना है। आरव ने उसकी ओर देखा और सिर हिलाया। ढाल उसके हाथ में आते ही उसकी ताकत दुगनी हो गई। अब वो सिर्फ वार झेल नहीं रहा था, बल्कि पलटवार भी कर रहा था। लेकिन विक्रम कोई साधारण प्रतिद्वंद्वी नहीं था। उसने अचानक अपनी तलवार नीचे घुमाई और ढाल को जोर से मारा। आरव का संतुलन बिगड़ा और वो पीछे की ओर गिर पड़ा। विक्रम ने तलवार उसके गर्दन पर तान दी। खत्म हो गया आरव, अब भी अगर पांडुलिपि मुझे दे दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मीरा बीच में आ गई। नहीं, अगर तुम्हें उससे लड़ना है तो पहले मुझे पार करना होगा। विक्रम ने हंसते हुए कहा, तुम जैसी औरतें इस खेल की मोहरों से ज्यादा कुछ नहीं हो। लेकिन तभी रिया ने साहस जुटाया। उसने कमरे के कोने में रखी एक रस्सी उठाई और विक्रम के पैर में लपेट दी। विक्रम अचानक नीचे गिर पड़ा और उसकी तलवार हाथ से छूट गई। आरव तुरंत उठा और अपनी तलवार विक्रम की ओर तान दी। अब दोनों के बीच की स्थिति बदल चुकी थी। बस चाचा, अब ये खेल यहीं खत्म होगा। विक्रम जोर से हंसने लगा। तुम सोचते हो कि मुझे हराना इतना आसान है? अचानक कमरे की दीवार पर बनी आकृतियां फिर से चमकने लगी। विक्रम ने अपने हाथ से दीवार को छुआ और अचानक उसके चारों ओर काले धुएं का घेरा बन गया। उसकी आंखें खून सी लाल हो गईं। मीरा चीख पड़ी, ये तो वही शक्ति है जिसका जिक्र पांडुलिपि में था। आरव ने दांत भींचते हुए कहा, तो यही है वो विरासत जिसने हमारी पीढ़ियों को बांधा हुआ है। विक्रम अब और ताकतवर हो गया था। उसकी तलवार में अजीब सी चमक थी और हर वार में आग जैसी लपटें निकल रही थीं। आरव ने अपनी ढाल से उन वारों को रोका, लेकिन हर बार उसकी बाह कांप जाती। तुम ये लड़ाई नहीं जीत सकते आरव, विक्रम गरजा। ये शक्ति हमारे खून में है और मैंने इसे स्वीकार कर लिया है। आरव ने गहरी सांस ली। लेकिन मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। मैं अपने परिवार को इस अंधेरे से आजाद कराऊंगा। विक्रम ने पूरी ताकत से तलवार घुमाई और आरव को दीवार से सटाकर खड़ा कर दिया। अब देखो कैसे तुम्हारा खून इस कमरे को पवित्र करेगा। लेकिन तभी मीरा ने पांडुलिपि उठा ली और जोर से बोली, अगर तुमने उसे चोट पहुंचाई तो मैं ये पांडुलिपि जला दूंगी। विक्रम की आंखों में डर उतर आया। नहीं, ऐसा मत करना, ये पांडुलिपि, ये हमारी शक्ति का आधार है। आरव ने इसी मौके का फायदा उठाया। उसने अपनी तलवार घुमाई और विक्रम के हाथ से तलवार छीन ली। फिर उसने उसे जमीन पर गिरा दिया। आरव ने तलवार विक्रम के गर्दन पर रख दी। बस चाचा, अब ये खेल यहीं खत्म होगा। विक्रम जोर से हंसने लगा। तुम सोचते हो कि मुझे हराना इतना आसान है? अचानक कमरे की दीवार पर बनी आकृतियां फिर से चमकने लगीं। विक्रम ने अपने हाथ से दीवार को छुआ और अचानक उसके चारों ओर काले धुएं का घेरा बन गया। उसकी आंखें खून सी लाल हो गईं। मीरा चीख पड़ी, ये तो वही शक्ति है जिसका जिक्र पांडुलिपि में था। आरव ने दांत भींचते हुए कहा, तो यही है वो विरासत जिसने हमारी पीढ़ियों को बांधा हुआ है। विक्रम अब और ताकतवर हो गया था। उसकी तलवार में अजीब सी चमक थी और हर वार में आग जैसी लपटें निकल रही थीं। आरव ने अपनी ढाल से उन वारों को रोका, लेकिन हर बार उसकी बाह कांप जाती। तुम ये लड़ाई नहीं जीत सकते आरव, विक्रम गरजा। ये शक्ति हमारे खून में है और मैंने इसे स्वीकार कर लिया है। आरव ने गहरी सांस ली। लेकिन मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। मैं अपने परिवार को इस अंधेरे से आजाद कराऊंगा। विक्रम ने पूरी ताकत से तलवार घुमाई और आरव को दीवार से सटाकर खड़ा कर दिया। अब देखो कैसे तुम्हारा खून इस कमरे को पवित्र करेगा। लेकिन तभी मीरा ने पांडुलिपि उठा ली और जोर से बोली, अगर तुमने उसे चोट पहुंचाई तो मैं ये पांडुलिपि जला दूंगी। विक्रम की आंखों में डर उतर आया। नहीं, ऐसा मत करना, ये पांडुलिपि, ये हमारी शक्ति का आधार है। आरव ने इसी मौके का फायदा उठाया। उसने अपनी तलवार घुमाई और विक्रम के हाथ से तलवार छीन ली। फिर उसने उसे जमीन पर गिरा दिया। आरव ने तलवार विक्रम के गर्दन पर रख दी। बस चाचा, अब ये खेल यहीं खत्म होगा। विक्रम ने गुस्से और दर्द भरी नजरों से उसकी ओर देखा। तुम जीत गए हो, लेकिन याद रखना, ये विरासत कभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। मीरा आगे बढ़ी और दृढ़ स्वर में बोली, तो हम इसे खत्म करेंगे। अब और कोई इस अंधेरे का गुलाम नहीं बनेगा। आरव ने पांडुलिपि अपने हाथ में ली। उसकी आंखों में दुविधा थी। अगर मैं इसे रखूंगा तो ये हमेशा हमें बांधे रखेगी, और अगर मैं इसे नष्ट कर दूं तो शायद हमारी पीढ़ियां आजाद हो जाएंगी। मीरा ने उसका हाथ थामते हुए कहा, कभी कभी सबसे बड़ा साहस यही होता है कि हम अतीत को छोड़ दें। रिया ने भी सिर हिलाया। हाँ भाई, अब इस बोझ को खत्म करने का समय आ गया है। आरव ने बहरी सांस ली और मशाल उठाकर पांडुलिपि को आग में डाल दिया। धीरे धीरे पन्ने जलने लगे और उनके साथ सदियों पुराना श्राप भी राख में बदल गया।
पांडुलिपि जलते ही विक्रम के चारों ओर का काला धुआं गायब हो गया। उसकी शक्ति खत्म हो गई और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसने टूटी आवाज में कहा, शायद यही सच था, मुझे कभी उत्तराधिकारी नहीं बनना चाहिए था। आरव उसके पास झुककर बोला, आप मेरे चाचा हैं, चाहे जो भी हुआ हो मैं आपको हमेशा अपने परिवार का हिस्सा मानूंगा, लेकिन अब ये विरासत खत्म हो चुकी है। कमरा धीरे धीरे अपनी पुरानी स्थिति में लौट आया। दीवारों की चमक गायब हो गई और हवा अब हल्की लग रही थी। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सिर्फ अपने परिवार को ही नहीं बल्कि अपने अतीत को भी आज़ाद कर दिया है। आरब ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, और ये सब तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ है। रिया ने हंसते हुए कहा, अब शायद हमें थोड़ी राहत मिलेगी, वरना तो रोज ही रहस्य और खतरों से जूझना पड़ता है। तीनों ने एक दूसरे को देखा और हल्की हंसी में तनाव टूट गया, लेकिन उनके दिलों में कहीं न कहीं ये एहसास भी था कि कहानी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। हवेली की छत पर खामोशी पसरी हुई थी। चांदनी की हल्की परतें पुराने पत्थरों पर गिरकर उन्हें चांदी सा चमका रही थीं। रात की हवा में एक अजीब सी ठंडक घुली हुई थी, मानो आने वाले तूफान की आहट हो। अनायरा अकेली खड़ी थी। उसकी आंखें सामने फैले अंधेरे में टिकी हुई थीं। उसके दिल की धड़कनें तेज थीं, जैसे हर पल उसे चेतावनी दे रही हों कि सब कुछ खत्म होने वाला है। नीचे से कदमों की आवाज आई, भारी, मजबूत और बेहद आत्मविश्वासी। वो जानती थी ये वही है, अयान। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा, आंखों में वही चमक जिस चमक ने कभी अनायरा को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। लेकिन आज उसकी आंखों में कुछ और था, गुस्सा, सवाल और एक अजीब सी बेचैनी। अयान, कठोर आवाज में, तो ये सब झूठ था अनायरा? हर एक लम्हा, हर एक मुस्कान, सब एक खेल? अनायरा टूटे स्वर में, नहीं अयान, मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती थी, मैं मजबूर थी। अयान, आगे बढ़ते हुए, मजबूर? तुम्हारे पास वक्त था सच बताने का, लेकिन तुमने चुप्पी चुनी, क्यों? अनायरा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। उसके होठ कांप रहे थे। अनायरा, क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैंने सच कहा तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो दूंगी। उसकी बात सुनकर अयान का चेहरा कुछ नरम पड़ा, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। नीचे आंगन में आवाजें गूंज रही थीं। हवेली के लोग एक दूसरे से बहस कर रहे थे। कुछ लोग अयान को अपना मान रहे थे, तो कुछ अब भी उस सच को नकार रहे थे जो उजागर हो चुका था। लेकिन असली तूफान तो छत पर था। अयान, धीरे, दर्द भरी हंसी के साथ, तुम्हें लगा कि मैं सच बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा? गलत थी तुम अनायरा। मैं सच झेल सकता हूं, पर झूठ नहीं। अनायरा से सकते हुए, मैंने सिर्फ तुम्हारी रक्षा के लिए ये किया। अगर मैंने सब कुछ सच बता दिया होता तो वो तुम्हें खत्म कर देते। अयान तेज आवाज में, और अब क्या तुम्हें लगता है कि उन्होंने हमें छोड़ दिया है? हवा और तेज हो गई। अचानक आसमान में बिजली चमकी, जैसे उनके बीच की जंग का ऐलान कर रही हो। अनायरा कांपते हुए अयान की करीब आई। उसने हाथ बढ़ाया, लेकिन अयान ने कदम पीछे खींच लिया। अनायरा, प्लीज, मुझे एक बार मौका दो, मैं सब ठीक कर दूंगी। अयान, कटु स्वर में, सब ठीक? अनायरा, टूटे हुए भरोसे को कौन ठीक कर पाया है आज तक? अनायरा की आंखों से दर्द छलक पड़ा। उसने गहरी सांस ली और अचानक अपनी कमर से एक पुराना, सुनहरा लॉकेट निकाला। अनायरा, ये तुम्हारे पिता का है। मुझे इसे छुपाने का आदेश दिया गया था, पर अब मैं और नहीं छुपाऊंगी। यही सच है, तुम्हारी पहचान का सबूत। अयान ने लॉकेट उसकी हथेली से झपट लिया। जैसे ही उसने उसे खोला, उसके चेहरे पर हैरानी, गुस्सा और दुख सब एक साथ उतर आए। अयान, गहरी आवाज में, तो ये सच है, मैं इस हवेली का वारिस हूं, और तुम मेरी रक्षक। अनायरा धीरे, सिर्फ रक्षक नहीं अयान, मैं वो औरत हूं जो तुमसे टूटकर मोहब्बत करती है। ये सुनते ही अयान के कदम वहीं थम गए। उसकी सांसें भारी हो गईं, मानो पूरे आसमान ने उस पल को थाम लिया हो। नीचे अचानक चीखें गूंजी। दुश्मनों का एक समूह हवेली में घुस चुका था। तलवारों की झंकार, गोलियों की आवाजें और डर से भरी चीखें आत को और डरावना बना रही थीं।
अयान ने तुरंत तलवार उठाई। उसके चेहरे पर अब गुस्से की ज्वाला थी। अयान दृढ़ स्वर में, ये खेल अब खत्म होगा। अनायरा ने भी पास पड़ी तलवार थाम ली। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें हिम्मत भी थी। दोनों साथ में हवेली के आंगन की तरफ बढ़े। वहां दुश्मन हर तरफ फैले हुए थे। अयान ने चिल्लाकर, जो इस हवेली को छूना चाहेगा उसे मेरी तलवार से गुजरना होगा। उसकी दहाड़ ने दुश्मनों को एक पल के लिए पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अनायरा ने उसके साथ खड़े होकर उसका हाथ कसकर थाम लिया। अनायरा, आज या तो हम जीतेंगे या फिर साथ मरेंगे। अयान ने उसकी तरफ देखा। पहली बार उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। अयान, साथ, हमेशा साथ। इसके बाद जो हुआ वो किसी युद्ध से कम नहीं था। तलवारों की टकराहट से चिंगारियां निकल रही थीं। हर वार में अयान का गुस्सा और हिम्मत झलक रही थी। अनायरा भी पीछे नहीं हटी। उसने कई बार अपनी जान दांव पर लगाकर अयान की रक्षा की। रात खून और आग से भर गई, लेकिन धीरे धीरे दुश्मन हार मानकर पीछे हटने लगे। जब सब खत्म हुआ, अयान और अनायरा खून और धूल से लथपथ हवेली के बीच खड़े थे। चारों तरफ खामोशी थी। सिर्फ उनकी सांसों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। अयान ने तलवार जमीन पर गिरा दी और थक कर घुटनों के बल बैठ गया। अनायरा उसके पास आई और उसके माथे पर हाथ रख दिया। अनायरा, धीरे से, तुम जीत गए अयान। अयान आंखें बंद करते हुए, नहीं, हम जीते हैं। कुछ पल बाद अयान ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, सिर्फ मोहब्बत थी। अनायरा, अयान, मैं नहीं जानता आगे क्या होगा, लेकिन अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी चीज का डर नहीं। अनायरा ने आंसुओं के बीच मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। चांदनी अब दोनों पर पूरी तरह बरस रही थी। हवेली के पुराने पत्थर उनके वचनों के गवाह बन गए। उस रात नफरत, झूठ और खून के बीच दो दिलों ने एक दूसरे को हमेशा के लिए पा लिया।